हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? ओके। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती का पाठ 10 नीति के दोहे। इसके प्रश्नों को हम समझ के साथ हल करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। नीति के दोहे हमने पढ़े हैं और पढ़कर उसका अर्थ भी हमने समझा है, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर भी देना है। यहाँ से स्टार्ट होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प छांटकर लिखिए। इसका प्रश्न पहला है, जो तोको काटा बुए खालिस्तान काव्य पंक्ति किसकी है? रहीम की है, तुलसी जी की है, वृंद की है या कबीर जी की है? तो ये कबीर जी की है। डी नंबर का हमारा उत्तर राइट है। प्रश्न 2 है, विद्या धन अधम बिना पंक्ति के आधार पर विद्या धन कैसे प्राप्त होता है? तो इसमें ए में दिया है मेहनत करने से, बी में आलस करने से, सी में प्रार्थना करने से और डी में तप करने से। तो विद्या धन कैसे प्राप्त होता है? मेहनत करने से। ए नंबर का हमारा सही है और हमने यहाँ ए नंबर का लिख लिया। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, कविता के अनुसार बार बार अभ्यास करने से कौन सही हो जाता है? तो इसका ऑप्शन दिए हैं, ए में गरीब, बी में मूर्ख, सी में अमीर और डी में कमजोर। तो बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी सही हो जाता है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है और हमने यहाँ पर लिखा बी मूर्ख। प्रश्न 4 है, कंचन तजत न कोय पंक्ति में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो कंचन शब्द की जगह पे किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो ए में दिया पत्थर, बी में सोना, सी में कांच और डी में मिट्टी। तो कंचन का मतलब होता है सोना, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है और यहाँ पर हमने लिख लिया बी सोना। प्रश्न 5वां, पाठ में तुम्हें शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ए में ताही, बी में दिया वाको, सी में इहें और डी में तोको। तो पाठ में तोको शब्द का उपयोग किया है, तो डी नंबर का हमारा सही है और हमने यहाँ पर लिखा डी तोको। यहाँ से स्टार्ट होते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए हैं बच्चों यहाँ, देखा, सत्य, बीज, सिर, गंदे, सांप, ढूंढने और जग। प्रश्न 6वां है, कवि के अनुसार मीठे वचन से खालिस्तान को वश में किया जा सकता है। तो मीठे वचन से किसको वश में किया जा सकता है कवि के अनुसार? तो सांप को। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सांप। प्रश्न 6वां है, खीरे को खालिस्तान की तरफ से काटने की बात कही गई है। तो हमने नीति के दोहे में पढ़ा है कि खीरे को किधर से काटना चाहिए? सिर की तरफ से। ये वैसे भी आप जानते हो, तो हमने लिख दिया सिर। प्रश्न 8वां है, साच बराबर तप नहीं में साच का अर्थ खालिस्तान है। तो साच का अर्थ होता है सत्य, तो यहाँ हम लिखेंगे सत्य। प्रश्न 9वां है, तुलसीदास जी के अनुसार खालिस्तान स्थान पर पड़े होने पर भी सोना अपनी मूल्यता नहीं खोता। तो यहाँ पर आ जाएगा गंदे। गंदे स्थान पर यदि सोना पड़ा भी रहे तो भी वह अपनी मूल्यता नहीं खोता। ठीक है, इसे याद रखिए। प्रश्न 10वां है, बुरा जो देखन में चला पंक्ति में देखन शब्द का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जग। जग मतलब संसार। तो यदि बच्चों आपको हमारा प्रश्न कंप्लीट कराने का अंदाज और समझाने का अंदाज पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, और हमें सपोर्ट कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम इसी तरह के वीडियो और बना के अपलोड करते रहेंगे। सभी को धन्यवाद। अब आगे हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 11 है इसके अंतर्गत, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप पंक्ति में आप किसे कहा है? तो उपयुक्त पंक्ति में आप ईश्वर को कहा गया है। ठीक, तो यहाँ पर कहा गया है कि जिसके हृदय में सच है, सत्य है, जो सच्चा है उसके हृदय में भगवान भी वास करते हैं, ईश्वर भी वास करते हैं। ठीक है। प्रश्न 12 है, सिल शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। सिल शब्द कहा जाता है शिला, पत्थर, चट्टान। आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं। प्रश्न 13, बोला क्रिया शब्द से एक वाक्य बनाइए तथा उसमें आई सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। तो हमने बोला शब्द से एक वाक्य बनाया है, उसने झूठ बोला। प्रश्न 14, कोयल और कौवे में किसकी आवाज मधुर होती है? तो इसका उत्तर है कोयल की आवाज मधुर होती है और ये बात आप भी जानते हैं बच्चों। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप
लिखिए। हिंदी मानक रूप का मतलब होता है कि जो शब्द दिए हैं उनका हिंदी में हम क्या उपयोग करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर पहला है लोन, तो इसका हिंदी मानक रूप हो जाएगा कर्ज। जो कर्ज लेते हैं उसे लोन भी कहा जाता है। दूसरा है सुजान, तो इसका हिंदी मानक रूप हो गया समझदार। तीसरा है रसरी, तो इसका हिंदी मानक रूप हो गया रस्सी। रस्सी को क्या कहते हैं, रसरी। चौथा है यहाँ पर कागा, तो इसका हिंदी मानक रूप हो गया कौवा। कागा किसे कहते हैं, कौवे को कहते हैं। प्रश्न 16, आपको फूल क्यों अच्छे लगते हैं? अपनी पसंद के किन्हीं दो फूलों के विषय में दो दो पंक्तियां लिखिए। इसका उत्तर अलग अलग हो सकता है। आपको कौन से फूल पसंद है, आप उनके नाम लिखकर उसके बारे में दो पंक्ति लिख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी पसंद के फूल लिख रही हूँ। मुझे गुलाब और मधुकामनी के फूल पसंद है। गुलाब सबने देखा है, मधुकामनी भी सफ़ेद कलर का बहुत ही सुगंधित फूल होता है जो बहुत धीमी धीमी खुशबू फैलाता है। अगर आंगन में लगा रहा तो पूरा घर महका देता है। ठीक है, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। तो हमने गुलाब लिखा है और मधुकामनी लिखा है। गुलाब के बारे में हम दो पंक्ति लिखेंगे। गुलाब का फूल पूजा सजावट के काम आता है। दूसरा, इससे इत्र बनाया जाता है। और मधुकामनी का फूल, इसकी महक बहुत अच्छी होती है। यह सफ़ेद रंग का होता है और यह दवाई के रूप में भी काम आता है। प्रश्न 17 है बच्चों, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? तो इसका उत्तर है, हमें हमेशा अभ्यास इसीलिए करते रहना चाहिए क्योंकि अभ्यास करने से हम उस कार्य में निपुण हो जाते हैं जिसका कि हम अभ्यास करते हैं। ठीक है। प्रश्न 18 है, दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। तो हमने संज्ञा और विशेषण दोनों शब्द पढ़े हैं बच्चों। आप जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है और विशेषण क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर। विशेषण शब्द यहाँ दिए हैं, संज्ञा शब्द में बदल के यहाँ लिखना है। तो इन्होंने जैसे एक उदाहरण दिया है, यहाँ इन्होंने लिखा है मीठा और इन्होंने इसको संज्ञा बना के लिखा है मिठाई। मिठाई कैसी होती है, मीठी होती है। तो संज्ञा हो गई मिठाई और उसकी विशेषता क्या हो गई, मीठा होना। हम आगे देखते हैं। पहला यहाँ पर है बुरा, तो बुरा का संज्ञा शब्द हो जाएगा बुराई। फिर दूसरा है खट्टा, तो हो जाएगा खटाई। तीसरा है अच्छा, तो हो जाएगा अच्छाई। और चौथा है तरुण, तो हो जाएगा तरुणाई। यहाँ से स्टार्ट होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19, पाठ 10 नीति के दोहे में दिए संत कबीर के किन्हीं दो दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर हम पहला लिखेंगे दोहा, साँच बराबर तप नहीं, इसके आगे यहाँ हमको लिखना है झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। तो इसका भावार्थ है, सत्य के समान कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है, अर्थात जो लोग सत्य बोलते हैं, उसके हृदय में भगवान वास करते हैं, अर्थात भगवान रहते हैं। तो यहाँ दूसरा दोहा लिखेंगे बच्चों हम, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोय। ठीक है। तो इसका भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने इस संसार में बुरे लोगों को देखा, खोजा, तो मुझे कोई भी बुरा आदमी नहीं मिला, परंतु जब अपने अंदर झांका, अपनी अंतरात्मा में खोजा, तो मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं मिला। अब प्रश्न 20 है बच्चों, मीठे वचन बोलने पर हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं? तो इसका उत्तर है, जब हम मीठी वाणी बोलते हैं तो उसका प्रभाव चमत्कारिक होता है। इससे सुनने वालों की आत्मा तृप्त होती है और मन प्रसन्न होता है। उसके मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी सुख जाता है और हम खुश रहते हैं। तो बच्चों, इस तरह यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं कंप्लीट। और आपको कैसा लगा? इस पाठ के प्रश्नों को समझ के साथ कंप्लीट करके पाठ के अनुसार हमने पूरे प्रश्नों को समझा और फिर उसके उत्तर लिखे। उत्तर लिखना आसान है, लेकिन समझ के साथ उत्तर लिखने पर उत्तर हम भूलते नहीं हैं और हमारा ज्ञान स्थायी हो जाता है। ओके, तो अगर आपको हमारा समझाने का अंदाज पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अधिक वीडियो आपके लिए तैयार कर सके और अपलोड कर सके। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूसरे विषय की भी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के वीडियो मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं, सो आप वो भी हमारी वीडियो देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।